बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर एक ऐसा दिन जिसे अगर हमें याद हो तारीख़ में मुल्क बनाने वाला हमारा वो बानी, हमारा वो फादर ऑफ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो जब सफ़र कर रहे थे शदीद दलालत के दौरान तो उनकी एम्बुलेंस जो है वो एक जगह पे पहुंच के ख़राब होगी और बर वक्त ना एम्बुलेंस पहुंच सकी, आपकी वफ़ात जो है वो आज ही के दिन हुई। ये एक ऐसा कायद, एक ऐसा लीडर जिसका एहसान रहती नस्लों तक हमारी ऊपर रहेगा। और उनकी जो शख्सियत है बड़ी खूबसूरत किस्म की। कहते हैं मद्रास में ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उस वक्त उसका इजलास था। इजलास को अटेंड करने के लिए अपने रफ़क़ा के हमरा रेलगाड़ी में जा रहे थे। तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि बेहोशी तारी होगी, लेकिन इसके बावजूद जब खिताब किया तो कोई सुनने वाला ये समझ नहीं सकता था, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये शख्स कितनी कमज़ोरी, कितनी इस वक्त बीमारी के साथ लड़ रहा है और किस तरह की उसकी कैफियत है। बहरहाल वो खिताब करके जब वापस आए तो जो लोग बहुत करीब थे उनको तो अंदाज़ा था कि इस वक्त क्या गुजर रही है। सो उन्होंने कहा कि आप कुछ अरसा आराम कर लें। तो रास्ते में मैसूर के महाराजा ने कहा कि आप मेरे पास क़याम कर लें। क़याम के लिए वहाँ रुक गए। तो वहाँ पर अब जो वाक़या है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें कि हमें बहुत सारी खूबसूरत बातों का पता चलता है। महाराजा के पास क़याम के दौरान उन्होंने देखा कि एक शख्स उनके सहाफ़ी इंटरव्यू लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि सुना है कि आप मुसलमानों की और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तारीख़ लिख रहे हैं। तो कायद आज़म ने उसके आगे से कहा कि मैं तारीख़ लिख तो नहीं रहा, तारीख़ बना ज़रूर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जहाँ से कि उनके कैरेक्टर का, उनके किरदार का और उसकी मजबूती का पता चलता है। एक दफ़ा एक अमरीकी सहाफ़ी जब इंटरव्यू लेने के लिए पेश हुआ और उसने कहा आप इतनी रात गए तक जाग रहे हैं जबकि कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर्स तो इस वक्त सो चुके होंगे। तो कायद आज़म का जो जवाब था बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस के लीडर्स सो चुके होंगे इसलिए कि उनकी कौम जाग रही है, मेरी कौम सो रही है इसलिए मुझे जागना पड़ता है। दिन रात की मेहनत, अनथक जद्दोजहद और जितनी चालाकी चालबाजी का मुजाहरा उस वक्त हिंदू जहनीत कर रहे थे और हिंदू लोग कर रहे थे। और उसके साथ साथ फिर जिस तरह से अंग्रेज़ों की वहाँ पे पूरी रिशा दवानियों का सिलसिला था, पूरी चालबाजियों का सिलसिला था, उनसे लड़ना, उन तमाम चीज़ों का सामना करना और फिर एक नौज़ायदा ममलिकत पाकिस्तान जो है उसको वजूद में लेके आना, दुनिया के नक्शे पर लेकर आना, इसके लिए एक लीडरशिप, एक कैरेक्टर, एक किरदार की ज़रूरत थी जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में मौजूद था। ये वो किरदार था कि जो जिसने बहुत सारे मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया था। और अगर मुसलमानों की हम तारीख़ देखें तो एक ही अलमिया रहा है इस मेजॉरिटी का, ख़ास तौर पे अगर हम बरसग़ीर जिसे कहते हैं, इस ख़ित्ता जिसमें कि हम ने आँख खोली है, अगर इसकी थोड़ी सी तारीख़ का जायज़ा लें तो यहाँ पे लीडरशिप का फुक़दान जो है वो हमेशा से रहा है। हमेशा जब इस कौम को एक अच्छा लीडर मैसर आया तो उसके तहत इस कौम ने एक अच्छी तरह से अपनी कामयाबियों के मराहिल मनाजिल तय किए। पहले हमारी यहाँ पर जो भी बाहर से आते रहे ताकतवर लोग वहाँ पर हुक्मरानी करते रहे और ये हुक्मरानी का सिलसिला जो है वो उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि पाकिस्तान का वजूद क़याम में नहीं आ गया। बीच में जो 300 साल हुकूमत हमारी रही है मुसलमानों की इस इलाके में, उसमें भी मुसलमान अपने आप को उतना मरबूत, उतना मजबूत नहीं कर सके क्योंकि वो बादशाही का तसव्वुर था, वहाँ पर लीडरशिप का तसव्वुर नहीं था। लीडरशिप के तसव्वुर के साथ जब कायद आज़म ने यहाँ पर एक कौम का नारा लगाया और उस कौम के नारे के साथ मुसलमानों को जमा किया तो उसका नतीजा हम ममलिकत पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान बना तो दिया लेकिन जाते हुए बहुत सारे ज़र्री, बहुत सारे खूबसूरत असूल हमें देकर गए। अगर उन असूलों की हम पासदारी करें और उन पर अमल पैरा हों तो अपने वतन पाक की हिफाजत और इसकी तरक्की और खुशहाली हमें ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत की सूरत में सामने नज़र आएगा। दुआ है कि आज जब बानी पाकिस्तान का यौम वफ़ात है, एक तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे और उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान जो कि बहुत सारे लोगों की उमंगों आरजुओं का महवर व मरकज़ है, अल्लाह ताला हमें तरक्की और खुशहाली अता फरमाए। आज का जो शो है उसकी तरफ चलूँगी। आज के शो में मैंने इस चीज़ को भी फोकस किया है कि कुछ ही दिनों में ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है। वैसे मुसलमान हम जानते हैं कि अरकान इस्लाम जो हैं उनमें 2 अरकान ऐसे हैं जिसमें से एक रोज़ा, और इसी वजह से माह रमज़ान को जो फजीलत और बरतरी हासिल है उसकी एक बहुत बड़ी वजह उस माह मुबारक में नाज़िल होने वाला कुरान पाक भी है जो कि एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा और किताब हिकमत व दानाई है। उसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा महीना है जिसमें इस्लाम का एक और बहुत अहम रुकन जो है वो अदा किया जाता है, वो हज का महीना जिसे कि ज़िलहज के नाम से जानते हैं। ज़िलहज का महीना कुछ दिनों में शुरू होने को है और उसका मतलब ये होगा
कि हमें ये भी इल्म होना चाहिए कि जिस तरह हर महीने की एक तकद्दुस एक एहतराम है, ज़िलहज का महीना ख़ास तौर पे ज़िलहज के पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि इन दिनों में रोज़े रखे जाते हैं, इन दिनों में बहुत ख़ास तस्बीहात जो हैं वो की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात और अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम का पहला सेशन रखा है अपने, ताकि हम जान सकें कि इस माह मुबारक की जो कि आइंदा जिसमें हम कुर्बानी की अदा करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे लोग जो हैं वो हज का फरीज़ा जो है वो अंजाम देंगे, सो इसमें क्या चीज़ें जो कि हम करनी है और किन चीज़ों को हमें याद रखना है। इसके साथ साथ आज आपकी मुलाकात अपनी एक ऐसी मेहमान से भी कराऊंगी जिनसे आपकी मुलाकात अक्सर बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ रहती है। आप एक अरसे से उनसे मुतारिफ़ हैं, शनासा हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ होंगी आज सना मिर्ज़ा, जो कि आज गपशप मुलाकात में हमारे साथ रहेंगी, आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के पहले मेहमान से। खुशामदीद और सब बखैर जनाब। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाला महीना जिसमें कि हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया जाएगा। बाकी तमाम हम लोग जो हैं कुर्बानी का फरीज़ा जो है वो अंजाम देंगे, कुर्बानी की जाएगी, सुन्नत इब्राहीमी जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन इस महीने की एक अपनी ख़ास फजीलत और बरकत है जिसके बारे में शायद आगाह भी होते हैं हम और बाज़ का जहन से निकल भी जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के अल्फाज का मतलब कुछ इस तरह से है जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे बरकत वाले फजीलत वाले 10 दिन जो हैं वो ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं, यानी पहली ज़िलहज से लेकर जिस दिन के चांद नज़र आता है ज़िलहज का, उसके बाद से लेकर जिस दिन तक हम कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं, ये 10 दिन जो हैं ये बहुत ख़ास, बहुत अहम, बहुत फजीलत, बहुत मरतबे के हामिल हैं। क्या इनकी फजीलत है, क्या इसमें इबादत का हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या किया जाना चाहिए, ये जानने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम का पहला सेशन रखा है जिसमें मेरे साथ मेहमान हैं इस वक्त डॉक्टर ताहिर क़य्यूम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने अभी हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान किया अपने अल्फाज में, क्या ये वाकई इसी तरह से है और इसमें क्या हमें पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा भी आपने शुरू में ही ज़िलहज के पहले 10 दिनों की बात की है, इसकी फ़ज़ाइल में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान में इन दिनों में बाबरकत जो दिन हैं वो ज़िलहज के इब्तदाई 10 दिन हैं। यानी 365 दिनों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन तमाम दिनों में अल्लाह के हजूर में पसंदीदा और जिसमें रहमत ही रहमत उतारते हैं अल्लाह ताला, वो इब्तदाई ज़िलहज के 10 दिन हैं। ठीक है। इन दिनों के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में इबादत की जाएँ। जहाँ हम हुज्जाज इकराम के बारे में देखते हैं, सुनते हैं कि तमाम हुज्जाज इकराम जो वहाँ पर अल्लाह के घर हाजिर हो चुके और अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, और वो लोग जो हरम शरीफ तक तो नहीं रसाई हासिल कर सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी महरूम नहीं छोड़ा। और इन 10 दिनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्फर्म फरमा दिया कि अगर ये 10 दिन इंसान कैश कर ले तो खुदा ताला की बरकतें जो वहाँ उतर रही हैं वो इंसान यहाँ भी समेट सकता है। सही, कितने बाबरकत। अच्छा, तो उसके अब क्या किया जाना चाहिए और क्या हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से, आपकी हयात तैयबा से पता चलता है, क्या आपने किया और क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं हमें इख्तियार करनी चाहिए ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में? नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ कुतुब के अंदर मुख्तलिफ़ अहवाल तरतीब के साथ बयान किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में मदीना शरीफ की जो ज़िंदगी गुजारी, उसमें हज के जब दिन आए थे तो उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर नवाफिल का अहतमाम फरमाया, कहीं पर आपने रोज़े रखने के अहतमाम फरमाया और कहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औराद व वज़ाइफ में अपने आप को मशगूल किया। यहाँ तक कि योम तरविया यानी 8 ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक के ये 2-3 दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवामुन नास से थोड़ा सा हट जाया करते थे। अच्छा, 8 से 10 ज़िलहज के दरमियान। इसमें मखसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दुआएं हैं, कुछ कलिमात हैं अहदीस शरीफ के अंदर कि उन तमाम कुतुब के अंदर वो तमाम दुआएं अगर हम देखें, दुआ अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दुआ याद ना भी हो तो इस पर फुकाहा और मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि अगर हमें वो तर्जमा समझ आ चुका है तो अल्लाह तो हर ज़ुबान को जानते हैं। सही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में इंसान अपनी अपनी उस ज़ुबान में वो दरख्वास्तें पेश कर दे। या जैसे हम कहते हैं कि बाज़ अंबिया इकराम की कुछ दुआएं कुरान में मंसूब हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जब आप ये दुआएं करो
तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये अल्फाज तुम्हें याद ना हो तो आप अल्लाह ताला से इस तरह से दुआ करें कि खुदा ताला उन अम्बिया ने जिन लफ्ज़ों में दुआएं की हैं, मौला उनकी उन लबो लहजे में वो दुआएं मेरे हक में कबूल फरमा ले। अच्छा, सही, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो इंसान का एक ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। मकसद से है कि इन 10 दिनों में इंसान अल्लाह पाक की रज़ा को हासिल कर ले। खुदा ताला की रहमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं। यहाँ तक कि इंसान अगर इन दिनों में सही मानों में खुदा से को राज़ी करने वाला बन जाए, खुदा के हुज़ूर में ज़िक्र करने वाला बन जाए, तस्बीहात औरात वज़ाइफ में अपने आप को मशगूल रखे, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे, तो यकीनन जैसे अल्लाह तबारक व तआला हुज्जाज इकराम के लिए कन्फर्म फरमाते हैं ना कि 8वीं 9वीं 10वीं जो दिन हैं उसमें 9 ज़िलहज का जिक्र ख़ास तौर पर, और फिर ख़ास तौर पर मशर हराम के पास जब हम रात गुजारते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में इससे बढ़कर और बेहतर रात कोई नहीं है। सही। कि खुदा ताला ग्रोह मलाइका में ये फ़ख्र करते हैं कि ए फरिश्तों देखो ये मेरे बंदे परागंदा हाल में मेरा जिक्र कर रहे हैं, आज तुम गवाह रहना कि मैंने इनके तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। सही। तो जिस तरह वहाँ पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी अता फरमाते हैं, अगर यहाँ पर भी हम वो औरात वज़ाइफ यानी अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में शामिल रखें और अपने आप को अल्लाह ताला के करीब रखें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, तो इन 10 दिनों में इतना नूर उतरता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे घरों में मग़फ़रत का नूर अता फरमा दे। आमीन। अच्छा, मुझे बताइएगा 9वीं और 10वीं ज़िलहज के रोज़े का भी हमें पता चलता है ख़ास तौर पे, क्या रोज़े पूरे 10 दिन रखने हैं या सिर्फ 9-10 ज़िलहज को रखने हैं? 10वीं ज़िलहज को तो हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, सो 9 का जो है रोज़ा उसके बारे में सुना जाता है। आप रोज़ों की कुछ तरतीब के बारे में मज़ीद बताइएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ऐसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में हज फ़र्ज़ होने से पहले 10 दिन भी एहतमाम फरमाया, पूरे 10 दिन रोज़े पूरे रखे। 10 दिन भी एहतमाम फरमाया, सही। क्योंकि उस वक्त ईद के अहकाम नहीं थे। सही। और ईद जब फ़र्ज़ हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही ईद मुयस्सर आई है। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए एक हज किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फ़र्ज़ होने से पहले जो मामूलात ज़िंदगी गुजारे हैं उनमें 10 दिन भी रोज़े रखे, उसमें 22 दिन भी रोज़े रखे, और ख़ास तौर पर हम जो 8-9 का रोज़ा रखते हैं ये सबसे बढ़कर है। नबी इस्लाम ने इन दोनों की फजीलत भी फरमाई और इन 2 रोज़ों के बारे में बहुत से अहादीस के अंदर बशारात बयान फरमाई हैं। अच्छा, मैं आपसे उसके बारे में जानूंगी जो फजीलत बयान की 8वीं और 9वीं ज़िलहज के रोज़े की, और फिर जैसे आपने कहा कि उसके बारे में हमें बशारात जो है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सब खैर जनाब। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर क़य्यूम साहब आज मेरे मेहमान हैं। हम ज़िलहज के पहले 10 दिनों की फजीलत के ऊपर ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे माह रमज़ान मुबारक जो है उसकी एक अपनी फजीलत और बरकत है, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि ये जो पहले 10 दिन हैं ज़िलहज के, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत और इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उस फजीलत और अहमियत के ऊपर जानने के लिए आज हम बातचीत जो है वो कर रहे हैं। आपने बताया था कि ख़ास तौर पे 8वीं और 9वीं का जो रोज़ा है, 8 और 9 ज़िलहज का रोज़ा, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास इरशादात फरमाए हैं, वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 दिनों में जो रोज़ा रखा, सबसे पहले आप देखें इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक। अगर हम उस बैकग्राउंड में जाएं तो हम थोड़ा सा एक माहौल देखते हैं। जैसे कुरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के गुज़रे हुए उन दिनों को याद करो। इस पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस ज़मीन व आसमान के दरमियान में बहुत से दिन ऐसे गुज़रे हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत कामला रंग लाई है, जी। और इस कायनात में बहुत सी चेंजेस आए हैं, बहुत सी चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं, बहुत सी चीज़ें इंसान की आंखों के सामने आई हैं, बहुत सी चीज़ों ने अपना चेहरा बदला है। तमाम तर वाक़यात के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सहाबा किराम के सामने इस तरतीब से यूँ फरमाया करते थे इन 10 दिनों के बारे में कि तुम्हें मालूम है कि ये 10 दिन फजीलत क्यों रखते हैं? तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये 10 दिन इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं कि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था। जी। इन्हीं 10 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार किया था। इन्हीं 10 दिनों में से वो दिन है कि जब आप आग की तरफ फेंके जा रहे थे। इन्हीं 10 दिनों में
वो दिन है कि जब आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह के तौबा माफ़ी करते हैं और मांगे। अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाते हैं। और इन्हीं दिनों में से वो एक दिन है कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका की तरफ से चलते हैं और ख़ास तौर पर अरफात के मैदान में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तो बहुत सी ये बातें तरतीब से बताते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इतने खूबसूरत ये वक्त गुजरा है कि इन दिनों में अगर हम भी अल्लाह के हजूर में सरबसजूद हो जाएं, अल्लाह का जिक्र करने के लिए तैयार हो जाएं। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है आशूरा के रोज़े के बारे में, और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हम शोबान का रोज़ा रखते हैं तो उसके बारे में आपने फरमाया कि ये जो शब कदर की रात गुजरती है इसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसान को माफ़ फरमा देते हैं। तो मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि जब सुबह का उजाला हम पर तलू हो, मैं इस हाल में हूँ कि रब मुझे देखे कि मेरा बंदा सुबह के उजाले में मेरी खातिर रोज़े से है। सही। तो रोज़े में चूँकि अल्लाह का नूर मिलता है, मग़फ़िरत का नूर मिलता है और खुदा ताला की बेपनाह इनायात उतरती है इंसान के ऊपर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8वीं 9वीं का ये रोज़ा इस कदर पसंद फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल रखा, सही, हमेशा रखा। हमेशा रखा। सही। अच्छा, जो मुझे थोड़ी बात पता चलता है, रिवायात बाज़ ज़ईफ़ भी हैं, बाज़ वो कि जब फरिश्तों से ये हुई थी कि उन्होंने आदम को सजदा करो और सजदा किया था बस सिवाय शैतान के, तो एक उन्हें गुमान गुजरा था कि शायद हमसे कोई अल्लाह ताला की नाराज़गी ना होगी हो, तो उन सब ने इकट्ठे होकर तवाफ़ करना शुरू कर दिया था ख़ास मुकाम का। और वो तवाफ़ की वो जो एक अदा थी वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई थी कि ऐन उसी मुकाम के नीचे खाना काबा जो है वो वाक़ है, और ऊपर जिस तरह से फरिश्ते तवाफ़ कर रहे होते हैं उसी तरह से नीचे तवाफ़ का सिलसिला जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेने वाले जो है नाम लेवा, उनका सिलसिला ये जारी होता है। और ये भी उसी याद में है कि जिस दिन ये सिलसिला हुआ था कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला को मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए तवाफ़ का सिलसिला शुरू किया था, उसी दिन नीचे हम हज का जो एक है रुकन वो अदा कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का तारीखी तौर पे बहुत गहरा सिलसिला जो है वो है। इसलिए कुरान के अंदर अल्लाह ने बाकायदा फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, बिल्कुल। कि अल्लाह की गुजरे हुए इन दिनों को याद करो। इसलिए नहीं ये दिन मनाया जाता कि हमने रोज़ा रख लिया है या ईद आ रही है इसलिए ऐसे कर लेते हैं, या ज़िलहज चूँकि एक महीना अल्लाह को बहुत प्यारा है इसमें हम यूँ कर लेते हैं। नहीं, गुजरे हुए दिनों में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं हमारे कि अल्लाह तबारक व तआला उसमें हमें याद करवाते हैं। तो ज़ाहिर है जब हमने देखा भी एक घर में या जिस तरह गुज़िश्ता सालों में एक ज़लज़ला गुजरा और कितना एक बड़ा सानहा वजूद में आया था, उसके बाद इंसानों के दिल दहल गए थे जिस तरीके से इंसानियत तबाही के धाने पर पहुंची थी। तो उसके बाद जो हम अल्लाह अल्लाह कर रहे थे उसकी कैफियत कुछ और थी। बिल्कुल सही। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन चीज़ों को भी याद करो। सही। इन चीज़ों को याद करने के बाद जब तुम मेरे हजूर में आओगे तो तुम्हारे दिल की कैफियत बदली होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा रूहानी सफ़र शुरू होता है। सही। हज पे जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम तवाफ़ करें। अकल एक सवाल करती है कि आज काबे के इर्द गिर्द फिरने का कोई फ़ायदा है, सफ़ा मरवा में 7 चक्कर लगाने का कोई फ़ायदा है? तो अकल सवाल करती रहती है यहाँ तक कि थक जाती है। हाँ। बहरहाल वहाँ पर इश्क की रंग लाता है और वही बताता है कि मुझे क्या लगे कि इसका कोई फ़ायदा है नहीं है, नहीं है, मुझे तो ऑर्डर दिया गया है। अब ऑर्डर मैंने देखना मेरे रब की चाहत क्या है। तो मेरे रब ने कहा कि ऐसा करो और मेरे रसूल ने चूँकि ऐसे करके दिखाया लिहाजा मैंने भी ऐसे करना है। मैं तो जब सफ़ा और मरवा तो मुझे उन पहाड़ियों को देखकर बीबी हाजरा की वो सोबत, सख्ती, तकलीफ, उनकी वो तमाम फीलिंग और अल्लाह ताला ने फिर जैसे उसको पसंद फरमाया वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स हुई। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइएगा, हमारे यहाँ एक कन्फ्यूजन ख़ास तौर पे मेरे जहन में आजकल बहुत ज़्यादा पैदा होती है, जो कुछ लोगों ने कहा भी कि जी अल्लाह ताला ने तो एक उम्मत मुस्लिमा एक उम्मत बनाई थी ना, तो उसका मतलब ये था कि उसका महवर मरकज़ एक होगा और वहाँ से तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो इकट्ठे फॉलो किए जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर चांद अगर एक आध दिन आगे पीछे होता है उस दिन से जो कि सऊदीया में होता है, अब यौम अरफा वहाँ पे अलग होगा और हमारे यहाँ पे अलग होगा। तो अब 8-9 का तयन हमने उनके मुताबिक करना है, अपने मुताबिक करना है, और अगर हम अपने मुताबिक अपने चांद के मुताबिक करेंगे तो क्या उसका सवाब उसी तरह से है जैसे कि वहाँ पर मौजूद लोगों के, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि निस्बत है हर एक चीज़ को दूसरे के साथ, तो हमारी निस्बत तो टूट गई। हमारे यहाँ पर तो अभी 7 अरफा है, उनकी वो 8वीं यौम अरफात जो मना रहे हैं, तो ये कैसे होगा फिर? इसको अब यूँ समझिए कि रमज़ान मुबारक के करीब 2 काफ़िले शाम से चले जो मदीना शरीफ पहुँचे। एक मौके पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था, मदीना में रोज़ा नहीं था। ठीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त उनसे खाने पीने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हम तो रोज़े से हैं। तो आपने फरमाया कि यहाँ तो अभी चांद तलू नहीं हुआ, ना मैं नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा जब हम फ़लाँ मकाम पर थे तो हमने इस चीज़ को देख कर रोज़ा रख लिया। तो आप ने फरमाया चूँकि आप लोगों ने देखा है लिहाजा आपका रोज़ा बनता है, ठीक। आप रोज़ा रखें, हमने भी नहीं देखा, हमने अभी नहीं रखा।
इसी तरह एक दूसरे मौके पर भी ऐसे ही हुआ था कि एक काफिला जब मदीना में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे और वो रोज़े से नहीं थे। तो उन्होंने जब देखा, कहा या रसूलल्लाह हमने तो चांद देखा ही नहीं, हम तो बड़ी दूर से चले आ रहे हैं और चूंकि नशीबो फराज में हम आए हैं तो हमारी आंखों के सामने तो ऐसा मंजर नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि हमने देखा है लिहाजा हमारा रोज़ा बनता है, आपने रोयत नहीं की, आपका रोज़ा नहीं बना, तो जब आप देख लेंगे तो कल से रोज़ा रख लीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कलाम करते हुए ये कहा। फिर आगे मुफस्सिरीन ने सैर असल मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर सैर असल गुफ्तगू की कि जिस इलाके में चांद जिसको नज़र आ जाए वो रोज़ा शुरू कर दे। ठीक। फिर इसको हम तकवीम कैलेंडर के हिसाब से ले लेते हैं, फिर हम इसको सरहदी निज़ाम से थोड़ा सा चला लेते हैं आगे। तो ये पूरी एक बात समझ में आ जाती है कि मतले की वजह से कि हम पाकिस्तान के किस हिस्से में हम एशिया में किस हिस्से में रहते हैं और सऊदी अरब हमारे किस हिस्से में है। तो चांद के मतला के ऊपर एक पूरी डिस्कस है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक। इसलिए सऊदी अरब ने आज तक नहीं कहा पाकिस्तान वालों के रोज़े नहीं होते, या पाकिस्तान वालों ने आज तक नहीं कहा जी सऊदी ने गलत रोज़ा रखा है। वो कहते हैं आपने देखा हो कि आपका रोज़ा शुरू, हम कल देख लेंगे हमारा कल रोज़ा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिल हज का चांद भी फ़र्ज़ कीजिए वहाँ तलू हो गया और यहाँ भी कल नजर आएगा, तो हमारे लिए यौम अरफा वही होगी जो हमारी चांद की तारीख से, उनकी वो होगी जो उनकी है। ठीक है। मकसद हम चांद के मोहताज नहीं है या तारीख के मोहताज नहीं है। मकसद ये है कि उस दिन हमने करना क्या है। 9 ज़िलहज उनको मुयसर आई, वो 9 ज़िलहज अरफात चले गए। उसी दिन हमने देखा कि यहाँ 8 तारीख है, हमने कल नियत कर ली 9 ज़िलहज की और कल चांद के मुताबिक हमने उस नियत के मुताबिक वो रोज़ा रख लिया। या अल्लाह ताला के हजूर हमने ज़िक्र अस्कार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि देखें अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक शख्स है वो घर से निकलता है, उसकी नीयत ये है कि मैंने कुर्बानी करनी है। अब कुर्बानी के लिए वो मंडी जाना चाहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान की फजीलत के बारे में इन दिनों के अंदर शरफ ये अता फरमाया कि जब एक इंसान घर से नियत करके चलता है कि मैंने एक जानवर ख़रीदना है, फिर वो मंडी तक जाता है, फिर वो जानवर को देखता है, फिर उसको ज़ाहिर उस दिन जानवर में सारे अच्छे लग रहे होते हैं और खुदा के हवाले से और प्यार आता है उनके ऊपर। फिर हम एक कोई जानवर ख़रीद भी लेते हैं और फिर उसको रफ्ता रफ्ता घर ले आते हैं, यहाँ तक कि उसको हम गुस्ल देते हैं और उसको मेहंदी लगा देते हैं, उसको सजा देते हैं थोड़ा सा, और 2-3 दिन जो उसकी हम खिदमत करते हैं, फिर वो गलाजत करता है, फिर उसको हम साफ़ करते हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारा वहाँ तक जाना, उसको लेकर आना, उसको गुस्ल देना, उसके गंद को उठाकर बाहर फेंकना, यहाँ तक कि उसमें जितने ज़र्रे हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे भी बढ़कर तुम्हें अजर अता फरमाता है। सही। तो हम लोग जो जाते हैं ईद के दूसरे दिन की मंडी सस्ती होगी, बकरे भी सस्ते मिलेंगे, फौरी तौर पर ले आएँ, ला के कसाई को दे दें, उससे कहा भाई वहाँ पे ज़िबा कर लो, तकबीर, गोश्त हमें भेज देना। तो अब ये भी कुर्बानी हो रही है। इसमें भी अब 2 ही बातें हैं, अगर तो हम मुआशी लिहाज से घबराए हुए हैं और नीयत हमारी ठीक नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला चूँकि नीयत को देखते हैं, गोश्त नहीं देखते जी। तो नीयत एक ये है कि आजकल हमारे यहाँ शहरों में जानवर को रखना ज़रा मुश्किल है जी। और उसको संभालना ज़रा कदर मुश्किल होता है, जगह कम है हमारे पास, जो छोटे इलाके हैं। तो अगर मेरी मुश्किल ये है कि मुझे रखना मुश्किल है या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको संभाल सकूं, घर वाले शायद उसको वो प्यार ना कर सकें या देखभाल ना कर सकें, तो ज़रा ऐसे में फिर मुझे ये प्रोग्राम सोचना होगा कि मैं ईद वाले दिन जाके इजीली लेके ला के कुर्बानी। तो फिर उसमें सवाब पे तो कोई फ़र्क ना पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सही। बिल्कुल। अच्छा, एक ये बात होगी। दूसरी, अब चूंकि आपने कुर्बानी का जिक्र कर दिया, ये जिस दिन से ज़िलहज का चांद नज़र आ जाए उस दिन से नाखून और बाल नहीं काटने से लेकर कुर्बानी की रस्म जब तक अदा ना कर ली जो लोग कुर्बानी देते हैं उनके लिए ये सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है। और सुन्नत में ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, कोई ऐसे काम काज पड़ सकते हैं या ऑफिस वगैरह हमारे होते हैं, उसकी ज्वाइनिंग के हवाले से अगर हमें नाखून काटने पड़ जाएँ तो फिर काटने में गुनाह नहीं है। सही, काट सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि फिर मामलात ज़िंदगी भी तो आगे चलने। बिल्कुल सही। सुन्नत है, सुन्नत में अल्लाह ताला ने नूर रखा हुआ है, क्योंकि फ़र्ज़ नहीं है इसलिए काटने में ख़ता नहीं, गुनाह नहीं है। ठीक। तो बेहतर तो यही आप ने फरमाया कि इन 10 दिनों में, अच्छा होता ये हम नियत कर लेते हैं पहले से कि चूँकि नाखून बढ़ाने का हुक्म है और बाल ना कटवाने का हुक्म है, गुस्ल नहीं करने का की बात है, सुन्नत है, तो मैं नहीं नहाऊँ, ये ऐसे नहीं है। तो हमें गौर करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एंगल से ये कलाम बयान फरमाया है। ठीक है। तो हमें सोचना होगा, मतलब मैंने एक जानवर लिया, मैं उसकी देखभाल में लगा हूँ, अब मुझे नाखून काटने की इधर ज़हन ही नहीं जा रहा मेरा, मैं उसकी फ़िक्र में हूँ कि ये 10 दिन बड़े अच्छे गुजर जाएं और इसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ये प्यासा ना हो, इसके खाने पीने के मामले, मैं हर वक्त उसको प्यार कर रहा हूँ। ठीक। उसकी फ़िक्र में कि अल्लाह के हजूर 10 ज़िलहज को मैंने इसको ज़िबा करना है और इसने वहाँ पेश होना है मेरी वजह से। जी।
तो उसकी खिदमत में मैं भूल गया कि मेरे बाल गंदे हुए हैं, हाँ। या मुझे गुस्ल की हाजत नहीं है, और ना ही मुझे मेरा जहन उस सिमत जा रहा है। कैसे नहीं जा रहा? अगर हमने नमाज अदा करनी है तो हमारा जहन जाएगा उस वक्त में, हमें पता नहीं, होगा कि हमें मतलब पाकीज़गी फर्ज का कीजिए मैं फील पाक नहीं हो हूँ, रहा। हाँ, थोड़े से कपड़े मैले हो जाएंगे, एक है कि ज़्यादा मैले हो गए तो वो ऑलरेडी मेरा जहन करेगा कि मैं मस्जिद जाऊँगा तो मैं चेंज करके जाऊँगा। तो ऐसे काम काज में फ़राइज़ के अदायगी के वक्त तक अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे वो वक्त नहीं मिला कि मैं नाखून नहीं काट सका, तो चूँकि नाखून का बढ़ जाना भी मकरूहात में से है, बिल्कुल है। तो अब मेरा जहन इधर नहीं जा रहा सफाई की तरफ और मैं उसकी खिदमत में लगा हूँ, लेकिन मैं नापाक नहीं हूँ, तो ऐसे में ये मुझ पर गुनाह नहीं है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में वाज़ेह फरमाइएगा। सुन्नत इब्राहीमी है कुर्बानी, ये कोई फरीज़ा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, तो इसको जब हम अदा करते हैं तो हमें सुन्नत की अदायगी का सवाब मिलता है। हमने आज इसे बहुत ज़्यादा वो कर लिया है, आजकल बहुत ज़्यादा लोग घबरा भी जाते हैं कि अगर वो नहीं कर सकते तो उन्हें लगता है कि उनसे पता नहीं कोई ऐसी ख़ता, कोई ऐसा गुनाह हो रहा है कि जो शायद काबिल माफ़ी नहीं हो। इसमें दो बातें मैं बताता चलूँ आपको। आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि सुन्नत इब्राहीमी है, फ़र्ज़ नहीं है। मैं आपसे सवाल है ये जी मेरा। जी, मैं इसी बात को ज़रा वाज़े कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि सुन्नत इब्राहीमी तो इसलिए है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सुन्नत चली, लेकिन जब कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इस आयत के नाजिल हो जाने के बाद साहिब इस्तिताअत हर मुसलमान पर कुर्बानी फ़र्ज़ हो गई। उसमें तो कौसर का जिक्र है और आपको दुश्मन के बेनामो निशान रहने का जिक्र है, देखिए ना, तो उसमें उसका दो लफ्ज़ कुर्बानी हैं से क्या ताल्लुक? कि इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको हाबे कौसर अता किया। हाँ, इसके बहुत से मीनिंग है, 30 मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग है इसके कौसर के। अच्छा, ये तो एक माना है जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक इसके और भी बहुत से माना है। दूसरी आयत जब हुई फसल्लि लिरब्बिक वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए जी। और कुर्बानी कीजिए। तो ये दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वाक़या पेश आया था ना, सही। कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और नमाज से पहले कुर्बानी लेकिन दे आप दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो कहा कि मुझ पे तो फ़र्ज़ है, बाकियों पे नहीं है। थी। इसे मैंने लफ्ज़ कहा ना, साहिब इस्तिताअत, जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, साहिब माल है, साहिब सरवत हैं, जिन पे कुर्बानी फ़र्ज़ है, यानी जिस पे ज़कात फ़र्ज़ है उस पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अच्छा, सीधी सी एक बात है, ठीक है, ठीक है, जो ज़कात देगा उस पर कुर्बानी भी लाजिम है, सही। तो वो कुर्बानी देगा। अब कुर्बानी में कोई हील हज्जत नहीं। आप सब ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, साहिब माल हो, अल्लाह ने उसको दिया हुआ हो और वो अल्लाह की खुशी के लिए कुर्बानी ना करे, उस शख्स को चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए, सही, यानी नमाज ईद में हाजिर ना हो वो। ठीक है, तो इतनी सख्त वईद तभी होगी कि जब ये फ़राइज़ में होगी। ठीक है, ठीक। इसलिए ये कहा जाता है, बाज़ एक इख्तलाफी बात उठी थी कि अगर हम कुर्बानी देने की बजाय यूँ कर लें कि भाई कुर्बानी के पैसे अपनी स्टेट को दे दें हाँ, और स्टेट वो सारे पैसे जमा करके अपना कर्ज उतार दे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो बड़ी डिस्कस हुई इसके ऊपर। बिल आखिर तय ये पाया कि नहीं, ये हो नहीं सकता, इसलिए कि कुर्बानी अल्लाह का हक है और ये हक वो ही माफ़ कर सकता है। ठीक। अगर अल्लाह पाक इजाज़त देते तो यकीनन हम ये सूरत इख्तियार कर सकते थे, चूँकि अल्लाह पाक ने कहा नहीं कुर्बानी करो, तो इस फेल अमर है, चूँकि हुक्म इसके अंदर, हुक्म जुमले के अंदर अब किसी इंसान की लेकिन डॉक्टर साहब, authority नहीं है। इज्तिहादी मसाइल जो हैं, जो इज्तिहाद का एक हुक्म है, वो इसी तरह के हसर हाज़र के उन मसाइल से निपटने के लिए जिससे हमें शायद तारीख से या शायद उधर अदरवाइज रहनुमाई न मिले, वहाँ पे हम इज्तिहाद करते हैं लेकिन ना। फ़राइज़ कि में चलो, हम नहीं कर सकते ना। प्राइज़ में नहीं कर सकते, दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जानवर की उम्र के बारे में कोई ख़ास तयन, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हमें मिलती हैं? क्योंकि अक्सर हम 2 दांत का जानवर जो है उसके बारे में बहुत इसरार करते पाए जाते हैं। क्या ज़रूरी है कि अगर उसके 2 दांत ना हो तो वो कुर्बानी ही नहीं होगी, या कुर्बानी मकरूह होगी, या उसमें कोई सिलसिला होगा? क्योंकि कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, बिल्कुल। है ना? आप लोग में से जो लोग जाते हैं जानवर खरीदने, उनको शायद इस मुश्किल बिल्कुल का ऐसे ही अंदाज़ा हो। होता है। आप सल्लम ने इसके बारे में सिर्फ ये फरमाया कि दुम्बा जो होता है, बकरा जो होता है, कम से कम 2 साल का तो होना चाहिए। उसमें आप सल्लम ने कुछ रियायत भी फरमाई है कि एक ऐसा जानवर बकरा या दुम्बा जो सेहत के लिहाज से हो 6 माह का लेकिन 1 साल का नज़र आए, सेहत के लिहाज से और कद के लिहाज से, तो आप सल्लम ने उसको साल के मुसावी करार दिए ठीक है, कि इसको बिल्कुल आप ज़िबा कर सकते हैं। यानी हमने देखने में तयन करना है कि वो सेहतमंद, एक सही कद्दो कामत का, जिसामत का जानवर हो। बिल्कुल। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके 2 दांत हों। बिल्कुल। तो हम क्योंकि 2 बाज़ दांत के जो देर भी एक्स्ट्रा हो पैसे, सकती है, जैसे इंसानों के हमारे बच्चे जो होते हैं उनके बाल बच्चों के दांत देर से निकलते हैं, बाज़ बच्चे हमारे यहाँ देर से कलाम करते हैं, बोलते हैं, तो ऐसे जानवरों में भी होता है। अच्छा, कुर्बानी जिसने अदा करनी है उसके लिए कुछ और शराइत जो कि आप तज़किरा करना मुनासिब समझते होंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुर्बानी करने के लिए सबसे पहले हमें कुर्बानी की दुआ आनी चाहिए। जो क्या बंदा है? कुर्बानी दे,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में जो कुर्बानी दी और अपने हाथ से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़िबा फरमाए, उससे पहले आपने जो दुआ फरमाई वो यूँ है कि अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु में अपने नाम अपना से, नाम से। और दूसरा जानवर जब ज़िबा किया तो उसमें फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन उम्मत मोहम्मद, सही। 2 जानवर ज़िबा फरमाए। और इस तरह की एक दुआ मिलती है कि अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन मोहम्मद कमा तक़ब्बलता मिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो उसमें इसको उर्दू में भी आप कर सकते हैं कि अल्लाह इसको मेरी तरफ से ऐसे कबूल फरमा जैसे कल आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इब्राहीम अलैहि सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई थी। सही। ज़िबा से पहले ये दुआ कर लें। तो बाज़ सालिहीन ने, बाज़ औलिया किराम ने ये एक नुक्ता बताया कि वैसे भी जानवर हम ज़िबा करके खाते हैं, उसका गोश्त आप खा लें, और ये दुआ पढ़ के जो ज़िबा होगा जानवर उसका गोश्त खा लें, दोनों के फ्लेवर में फ़र्क होगा। अच्छा, सही। अच्छा, कोई ख़ास तस्बीहात का जिक्र करना चाहेंगे आप जो कि आप समझते हैं इन 10 दिनों में करना ज़्यादा मसनून है? जी बिल्कुल, इसमें ख़ास तौर पर तो जैसे फ़राइज़ तो हम अदा करते ही हैं, इन फ़राइज़ के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल का अहतमाम फरमाया। तो नवाफिल में चलें और कुछ नहीं। अच्छा, एक रवायत मैंने गुज़श्ता रात ही पढ़ी हुई आते हुए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस नज़र से गुजरी कई दफ़ा थी, लेकिन वो पहली मरतबा ज़रा नज़र रुक गई वहाँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों में अगर कोई शख्स 2 रकात नवाफिल इस तरह से अदा करे, और एक रवायत में है कि 4 रकात, 2 रकात हो या 4 रकात हो, अल्लाह पाक रकात के मोहताज तो नहीं है। जी। मालिक ने देखना यह है कि ये इंसान किस खलूस से मेरे हुजूर आ रहा है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरकीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर 2 रकात की वो नियत करता है तो हर 2 रकात के अंदर वो जब अल्लाह अकबर के हाथ बांध ले, सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक, सूरह नास और कुल वल्लाह शरीफ जो है वो 3 दफ़ा उसमें पढ़े, और आयतल कुर्सी एक मरतबा पढ़ के 2 रकात मुकम्मिल करे, अल्लाह के हुजूर वो दुआ करे, अभी मुसल्ले से भी उठ के बाहर नहीं आएगा कि अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत अता फरमाए। चलिए, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। अब चूंकि हम ज़रा एक सीनियर जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए अगर मैं आपको कहूँ कि जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी तो मैं कुछ ऐसी न्यूज़ कास्टर्स को देखा करती थी जिन पर मुझ पर बहुत धाक थी उनकी। इशरत फातिमा उर्दू में ख़बरें पढ़ा करती थी, तस्कीन ज़फ़र थी, और अगर हम देखें शाइस्ता ज़ैद जो हैं वो जब आया करती थी मेकअप में, मैं पीछे बैठ कर उन्हें ऐसे देखा करती थी। मैं कहा करती थी किस दिन मैं भी इनकी तरह कोई एक नाम होगा, कोई एक मकाम होगा। वक्त बदला, बहुत सारा कुछ बदला, बहुत सारे चैनल आए, बहुत सारी खबरें हमने सुनना शुरू की, देखना शुरू की, बहुत सारे कंपैरिजन्स चले, हमें लगा कुछ खोया, हमें लगा बहुत सारा कुछ पाया भी। उन तमाम चेहरों के दरमियान में अगर मैं कहूँ कि आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ ये इस वक्त की मेरी फेवरेट न्यूज़ कास्टर रही हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कि ख़बरों से मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी, लेकिन जब सना खबरें पढ़ती थी तो मैं ज़रूर रुक के इनकी अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, अंदाज़ की वजह से खबरें सुना करती थी और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा, आज आप मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कैसे आना हुआ आपका खबरों की तरफ? ये एक हादसा ही था मेरे ख्याल से, और एक दो दफ़ा इस किस्म के प्रोग्राम्स मैंने एक्सपीरियंस शेयर भी किया था कि मैं जब पहली जॉब पर गई थी मीडिया से रिलेटेड, तो मैं एज आ एसोसिएट प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन एसोसिएट लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती थी, और ये कि मैं पार्ट टाइम एक पॉकेट मनी चाहती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आपको रख लेंगे प्रोडक्शन एसोसिएट, ऐसा करें आप ऑडिशन भी दे दें। मुझे लगा कि शायद ये एपी का जॉब का हिस्सा होता है, ठीक है। तो मैं गई और मैंने ऑडिशन दे दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है कल से आके खबरें पढ़ लेना। मैंने उनसे कहा कि जो काम मेरा था वो काम कब करूँगी? उन्होंने कहा नहीं उस काम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो वो एक तरह से ऐसा वाक़या था कि मुझे घर आने तक समझ नहीं आया कि मैंने करना है नहीं करना है, कर सकूँगी नहीं कर सकूँगी। तो घर जाके वालिद से जब बात की तो मैंने उनसे कहा कि वो मुझे जिस काम के लिए बुला रहे थे वो काम तो दिया ही नहीं, कोई और काम दे दिया। कहने कि चलो जो भी है ठीक है तो कर लो। तो वो इस तरह से स्टार्ट किया था। और ये इसका मतलब इतनी आपकी तलफ़्फ़ुज़, अदायगी और सब कुछ इतना मुकम्मल था कि उन्हें लगा ही नहीं कि इसमें कोई खामी है, कोई नुक्स है। उन्होंने कहा फ़ौरन से शुरू करो। मेरे ख्याल से मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में। जिस तरह का मेरे ख्याल से पहले तलफ़्फ़ुज़ था,
वो शायद बहुत रवानी से बोलने की वजह से ख़राब ही हुआ होगा, मेरे ख्याल से बहुत पहले बहुत बेहतर था, लेकिन मेरे वालिद को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मुझे आज से 2-3 साल पहले तक भी 2013 में उनकी डेथ हुई है, जब मैं घर पहुंचती थी और मुझे कोई 8 साल हो गए थे खबरें पढ़ते हुए, वो मुझे कहते थे देखो आज तुमने ये लफ्ज़ सही नहीं पढ़ा, तुम्हें अभी तक इस लफ्ज़ की अदायगी नहीं आई, तुम्हें 8 साल हो गए ये काम करते हुए। तो वो डांट जो थी मैं रोज़ाना सुनती थी उनसे, सही उनकी थे, इसका मतलब है वफात से पहले तक। घर से सिलसिला शुरू हुआ जी। था ये सब कुछ। लेकिन तालीम क्या और मतलब किस तरफ रुख था और कैसे एक एडिशनल पॉकेट मनी का ख्याल आया? लड़कियां तो हमारे यहाँ नहीं सोचती कि उन्हें कुछ इस तरह की चीजें भी चाहिए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने ये पाकिस्तान में कल्चर देखा है कि हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट लाइफ में आप होते हैं तो आपको ये सिखाया ही नहीं जाता है कि आप स्टूडेंट हैं लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर वालों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं या बोझ बन रहे हैं। मैंने मेडिसिन में जब एडमिशन लिया था, मैं डॉक्टर भी हूँ बाय प्रोफेशन। वेरी गुड। तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक ठाक पढ़ाई है, इसका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। फिर ये कि उससे पहले थोड़ा सा रेडियो वगैरह में काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर वीकेंड्स पे कोई ऐसा काम मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, वालदा बड़ी रिलेक्टेंट थी, वो कहती थी कि MBBS में तो 24 में से 20 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, और वो बड़ा इस पर एहतजाज करती थी कि नहीं, इस पढ़ाई के दौरान वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट माई फादर वॉज द पर्सन जो कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे और कहते थे कि नहीं, अगर ये कर सकती है तो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने घंटों को खुद मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त करिए आप। मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ एट द एज ऑफ 17 शुरू कर दिया था कि मैंने घर से पैसे नहीं लेने, मैंने अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने। दुनिया भर अपने में लिए। ऐसे ही होता है, स्टूडेंट्स इसी तरह करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स इस बात पे पुश भी करते हैं कि आप वीकेंड्स पे कम से कम किसी कुछ ना स्टोर कुछ पे करना काम शुरू करें करें। या कोई भी ऐसी जॉब करें जो ऑकवर्ड आपको ना लग रही हो। लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को इस तरह रखा जाता है कि बस इसने कोई बहुत ही मुश्किल काम ये कर रहा है और इसके साथ ये और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट भी है ना। मैं अक्सर एक लतीफ़ा सुनाया करती हूँ, और सना ये बिल्कुल सही लतीफ़ा है, मेरे सामने हुआ कि निकाह के लिए लड़का बैठा हुआ है, उसके वालिद साथ बैठे हुए, निकाह की जैसे सेरेमनी होती है, और जी आप, उन्होंने पूछा कबूल है, तो लड़के ने अपने वालिद की तरफ देखा और मैंने कहा डोंट टेल मी कि ये इनसे पूछेगा आप। लेकिन उसने वाकई पूछा, उसने कहा अब्बा जी, अब्बा जी ने कहा हाँ जी कबूल है, तो उसने कहा हाँ जी कबूल है। मुझे समझ नहीं आई कि निकाह अब्बा जी का हुआ था का हुआ है या बेटे का हुआ है। सीरियसली, ये मैं आई विटनेस हूँ इस चीज की। मैं समझ और सकती हूँ। मैं तो उस दिन से ऐसे होगी, मुझे समझ आया कि हमारे यहाँ पे मर्द जो है वो अच्छा, ख्वातीन बाज़ फिर भी ज़हनी तौर पे थोड़ा सा लड़ती हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों से वो आज़ाद हो जाती हैं। मर्द बहुत ज़्यादा जो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ देयर फैमिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर ये जो एक आपके अंदर रवैया था, इसने आपको कोई फ़ायदा दिया या नुकसान दिया? क्योंकि बैकफायर भी करती हैं ये चीज़ें। हाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं एज अ पर्सनालिटी कहूँ तो फ़ायदा दिया, लेकिन अगर मैं इस माशरे को मद्देनज़र रखते हुए कहूँ तो शायद किसी हद तक नुकसान भी हुआ। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ख़वातीन को, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, उन्हें ब्लंट के साथ साथ बदतमीज़ भी समझा जाता है, या ये समझा जाता है कि शायद इनका दिमाग बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन मैंने बाहर रह के भी, कुछ साल मुझे बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ, मैंने ये सीखा कि वहाँ पर झूठ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर सच बोलना पसंद करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पसंद करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ आपके जहन में है वो क्लैरिटी के साथ आप उनको कन्वे कर दें। हमारा ये होता है कि बैक एंड पे कुछ और चल रहा होता है, हम ऊपर से कुछ और होते हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, ये शायद पाकिस्तान में है। अच्छा, मैं क्योंकि वालिद ने शुरू से बिल्कुल लड़कों की तरह तरबियत की थी, तो वो ये कहते थे कि हमेशा एक तो मेरे साथ झूठ नहीं बोलो, दूसरा लोगों के साथ झूठ नहीं बोलो। हाँ। इस फील्ड में जब मैं आई तो इससे बहुत मुख्तलिफ सिचुएशन थी। अच्छा, मैं इसमें ज़ाती तौर पर इंटरटेनमेंट से ज़्यादा न्यूज़ को बेहतर समझती हूँ। उसने फिर भी कुछ, क्योंकि वो एक न्यूज़ का एक फॉर्मेट इस तरह का है, इंटरटेनमेंट मुझे बहुत आर्टिफिशियल लगता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये वाला आंसर बहुत ज़्यादा है। हाँ। और इसमें आपको जो सामने से आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स डील कर रहे होते हैं, वो रियलिटी में वैसे नहीं होता। सही। तो खैर अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद जिस माइंडसेट के साथ हमारी तरबियत की जाती है अच्छे घरों में, हाँ। वो बाहर निकलने के बाद बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात में भी डाल देता है। लेकिन इसके बावजूद कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है। एक होता है लोगों से झूठ ना बोलो, एक होता है खुद से झूठ ना बोलो, और तीसरा ये है रब से झूठ ना बोलो। exactly. मतलब आपको तीनों जगहों पे अपने आप को सेटिस्फाइड रखना होता है। और अगर आप नहीं कर सकते ये, तो मैंने देखा है ये जो हैबिचुअल कंपल्सिव लायर्स होते हैं, सना जितना नफ्सियाती तौर पे ये उलझे हुए और पेचीदगियों का शिकार, और जितने इनके अंदर गड़बड़ होती है, अल्लाह बचाए उससे। बहुत सारे अजाब ऐसे हैं ना, आपको पता है, हम उनको जिल्लत और रुसवाई का अजाब देंगे, हम उन्हें दुख देने वाला अजाब देंगे। बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से बिच्छू सांप की तरह डस रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती, नहीं पा रहे होते, हम
कह सही नहीं पा बात रहे है। होते और हमें समझ भी नहीं आती क्यों, जबकि वो हमारे झूठ का, हमारी किसी अपनी गलती की हमें सजा होती है जो ताजियाने की तरह हम पे पड़ रही होती है। तो ये सिलसिले तो अच्छा, है। मैं- एटलीस्ट यू विल हैव अ क्लियर कॉन्शियस ना, अगर आप कुछ कर नहीं रही। हाँ, मैं ये समझ, सॉरी आपकी बात भी मैं उस वक्त काट दी मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा प्रिटेंडिंग प्रोफेशन है। आप चाहे घर में रो के आ रहे हो, आप बीमार हो के आ रहे हो, आप किसी से लड़ के आ रहे हो या आपका कोई और मसला हो, लेकिन जब आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं, मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं न्यूज़ पढ़ती थी, उसमें ये होता था कि 6-7 घंटे आपको स्क्रीन पर रहना होता था। अच्छा, जैसे अभी मेरा गला ख़राब है, लेकिन मैंने आपको उस वक्त ऑफ कैमरा कहा कि गला भी ख़राब है, लेकिन आपसे एक मिलने का मुझे इश्तियाक था, तो मैं फिर भी आई हूँ। उसमें ये होता था कि आपके जो भी मूड स्विंग्स हो, आपको एक स्माइली फेस के साथ स्क्रीन पर आना है, Maintain करना है। आपको एक तरीके से बात करनी है, आपका गला ख़राब है, आपकी तबीयत ख़राब है, या ये कि आप मेंटली भी अपसेट हैं, लेकिन आपका जो मूड है वो कांस्टेंट नज़र आना चाहिए। तो इस किस्म के लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर को उनका कनेक्शन अपने पेरेंट्स, अपने रब के साथ, वही वाली बहुत चीज़ें अपने मजबूत। साथ ऑनेस्ट ना हो। तो मैंने अपने कई ऐसे कोलीग्स को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के फेजेस में और दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हुए देखा है कि वो अपने डिप्रेशन को किस तरह बाहर निकालें। बिल्कुल सही। अदरवाइज ये फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत ले किल जाती करती है। है। लेकिन सना, आप तो अगर मेडिकल आपने पढ़ा, उसमें मेडिकल एथिक्स भी पढ़े होंगे, मुझे तो लगता है आपको नहीं लगता कि एक फौजी अगर यूनिफॉर्म पहनता है तो उसी वक्त जब वो अपने महाज पे जाता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है इस चीज़ से, पीछे क्या चल रहा था, उसको ये इस चीज़ पे ध्यान होता है आगे क्या चल रहा है, मैं इस वक्त मेरी जॉब इन हैंड क्या है। डॉक्टर भी तो इसी तरह करता है, वो जब स्ट्रेच लगाता है वो भूल जाता है मेरे दर्द क्या है, उसे ध्यान होता है इसका दर्द क्या है। सो वी आर ऑल्सो लाइक दैट। हमारी जॉब ये है, हम जब अपनी किट्स में आते हैं, अपनी फॉर्म में, तो हम भूल जाते हैं हमारे मसले क्या, हमें फोकस होता है हमने करना क्या, डिलीवर क्या करना है। सो इट्स नॉट प्रिटेंशन, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ जॉब। हम जो कर रहे होते हैं कि हम सब अपने अपने एथिक्स ने, आपको नहीं लगता, मैं भी बड़े अरसे तक इसमें उलझी नहीं, देन आई एक्सेप्टेड इट कि हाँ दिस इज व्हाट वी डू, यस हमारा काम है ये। So अच्छा, we have to. इसमें यह है कि मेरे ख्याल से जो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं वो जल्दी उस चीज़ को साइड पे करके ऑन स्क्रीन अपनी आप को यकजा करके प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जो थोड़े से शायद प्रोफेशनलिज्म के उस लेवल पर नहीं पहुंचे होते, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक खला महसूस होता है, वो कहीं ना कहीं अपना 100% नहीं दे पाते। लेकिन जो मैंने अच्छे प्रोफेशनल्स को देखा है इंटरनेशनली भी, वो तमाम मसाइल को एक साइड पे रख के Side जब पे ऑन रखते रोल हैं, जाते हैं तो वो 100% डिलीवर कर रहे होते बिल्कुल। हैं। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस देखा है ये हमने इसमें। आप में भी देखा था। अच्छा, मुझ में भी जब देखा आपने था। एक दफा वो रिपोर्टिंग की थी जिसमें हमें बहुत गुस्सा चढ़ा, दैट वाज वन पॉइंट जिसमें मुझे बहुत पीटीआई और उनके तमाम वर्कर्स पे गुस्सा आया था। एंड वी सॉ यू रिपोर्टिंग अंडर सच डिफिकल्ट, इतने मुश्किल हालात में, और फिर जैसे आपने उसके साथ कोप किया, वो भी तो एक हाइट ऑफ एक्सीलेंस थी प्रोफेशनलिज्म की। लेकिन उसके बारे में बात करते हैं सना, पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं सना मिर्ज़ा से, हमारी बड़ी मारूफ न्यूज़ एंकर, और आजकल अपना एक प्रोग्राम जो है उसको भी आपके लिए लेकर आती हैं। अच्छा सना, मैंने आपसे पूछा था वो जो एक मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग करना और रिपोर्ट करना, आप उसमें से भी गुजरी हैं, उस कर्ब और अज़ियत से जिसका सामना पाकिस्तानी अवाम की शिद्दत जज्बात के सामने अमूमन करना पड़ जाता है। वो एक्सपीरियंस की बात आप कर रही हैं कि हाँ। किस तरह करा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो ये कि एक जर्नलिस्ट, चाहे वो रिपोर्टर हो, वो क्या फेस करता है और वो क्या चीज़ सोच के बाहर निकलता है जब फील्ड में जाता है। दूसरा ये कि खातून होने की हैसियत से क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था वो इंसिडेंट्स। मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ उस पर बात करने में कि ख़ास हल्का जो वहाँ से बिलोंग करता है वो फिर बुरा मानता है, क्योंकि वो उस चीज़ को अपने एंगल से सही समझते हैं। मेरा ये ख्याल है कि किसी भी चीज़, किसी भी इदारे के लिए जो हेट्रेड होता है वो इदारे की हद तक महदूद होना चाहिए, ज़ातियात पर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये एक तरह से मैसेज भी है। दूसरा ये कि कोई भी एम्प्लॉई इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं होता कि मालिकान क्या कर रहे हैं। हम लोग वहाँ फील्ड में मौजूद होते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि ये काम हमने सर अंजाम देना है। बैक एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं आता। दूसरा, बीइंग अ वुमन, वहाँ पर मुझे 2-3 दफ़ा ये एहसास ज़रूर हुआ था कि शायद मैं एक बड़ी गलत प्रोफेशन में आ गई हूँ कुछ लम्हों के लिए। वो इसलिए कि शायद एक आम लड़की ये सारी चीज़ें फेस नहीं करती, जो वैसे भी कहीं इस तरह की जगह जाए और वहाँ लोग बदतमीज़ी करें, उसका जब मर्जी होता है वो निकल के बाहर जा सकती है।
लेकिन जब आप ऑन ड्यूटी हो ऐसी जगह और आपको दिखानी ही वो जगह हो, उस वक्त आपको आप पे मजबूर हो कि आपने वहाँ खड़े रहना है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वही था कि 3-4 घंटे तक वहाँ रहना और कंटिन्यूस वो सब सुनना। और एक खातून को, हाँ, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से मुखातिब करते हैं, जिस तरह से हम उसे करते हैं, वो बहुत मुश्किल चीज़ है बर्दाश्त करना। लेकिन सना, आप तो एक बहुत, जैसे कहते हैं, तकद्दुस वाले, इज्जत वाले प्रोफेशन के साथ जुड़ी थी। एमबीबीएस एंड डॉक्टरी का मतलब है कि यू हैव इट ऑल। आप तो डॉक्टर साहब हैं, सफेद कोट पहन के। एक तो रिश्तों की भरमार होनी चाहिए, लाइन होनी मेरी अम्मा कहती चाहिए। है कि अच्छी डॉक्टर है क्योंकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है इसलिए। हाँ, और उसको छोड़कर फिर एक बकौल आपके ये एक ऐसी प्रोफेशन जिसमें फेस पे सब लोग आपको एडमायर करेंगे कि क्या बात है जनाब आपकी, लेकिन बैक पे हमेशा आपके लिए बुरी बात ही कही जाएगी कि इसकी तो मेरे साथ दोस्ती है, इसकी तो फलां के साथ भी दोस्ती है, ये तो है ही बहुत बेबाक, बहुत इस और तरह की आपको इनकी ख़वातीन। कहानियां नहीं पता, आपको इनकी दास्तानें नहीं पता, इनके कॉन्फिडेंस के जो राज है ना, वो राज भी आपको नहीं पता। तो ये तमाम चीजें भी नो कि ये हाँ। तमाम चीजें ऐसे ही हैं। तो आपने ये स्विच क्यों किया फिर? असल में मेरे शायद ये क्वालिटी है या शायद खामी है, मैं इसमें डिफरेंशिएट आज तक नहीं कर पाई कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे नई से नई चीज़ सीखनी है। आपने एक काम कर लिया, उसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है। जर्नलिज्म के अंदर भी मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैंने आउटडोर्स किए, मैंने लिखने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे ख्याल से ये कि किसी भी फील्ड में आप एक हद तक जाने के बाद उससे आगे जाने का सोचते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं इसमें हर फन मौला हूँ। मेडिसिन का ये है कि वो एक हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल किस्म की सोच है कि अगर बच्चे, बेटी होगी तो वो डॉक्टर बनेगी, बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगी, शायद वो थोड़ा सा माइंडसेट कहीं पर मौजूद होता है फैमिलीज़ में जिस वक्त मैंने पढ़ाई शुरू की। लेकिन मेरी पेरेंट्स की अच्छा एक प्लस पॉइंट ये था कि जब उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट, हालांकि ये हादसाती एंट्रेंस थी इस प्रोफेशन में, मैं एफएम के थ्रू आई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर इसका इस चीज़ में दिल लग रहा है और ये अच्छा काम करना चाहती है, फिर ये कि उसमें भी वो फील्ड जो ज़्यादा, जिसमें वो थोड़े से मुतमईन थे कि ठीक है ये ज़्यादा महफूज फील्ड है हमारी बच्ची के लिए, उसमें जब मैंने कंटिन्यू किया तो फिर ये कि उन्होंने खुद भी शायद ज़्यादा जोर नहीं दिया। सही। कुछ सालों तक वालदा कहती रही कि तुम फिर भी अपने प्रोफेशन की तरफ जाओ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा दिल लगा के काम कर रही है तो फिर उन्होंने भी एक टाइम के बाद कहना कहाँ से छोड़ किया दिया। है मेडिसिन? मैंने कराची से किया है, सर सैयद मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, बिल्कुल सही। और अब मिस नहीं करती हैं आपके इतना अरसा पढ़ने के बाद अब मैं वो काम कर रही हूँ जिसको मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, और जिसके ऊपर मैंने अब आके उसकी अलिफ बे सीखने से लेकर उसकी तमाम एक्सीलेंस तक अचीव करना? मुझे शायद लगता है कि मैंने, हालांकि मेरे पास जर्नलिज्म की एसएस डिग्री नहीं है, बल्कि मैं अब मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मेरा आगे पीएचडी का भी इरादा है इंशाल्लाह, अच्छे नंबरों से अगर पास हो गई तो। हाँ, इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि मैंने 10 साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, जबकि मेडिसिन को 5 साल दिए हैं। वो ख्वाहिश थी मेरी वालदा की जो मैंने पूरी करने की कोशिश की। आई डोंट नो सही, क्योंकि डॉक्टर तो ऐसा मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, तो शायद मैंने इस प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम दिया। आपने नाम के साथ डॉक्टर क्यों नहीं लगाया, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट एक काम होता है? लोग तो जाली डिग्री लेके डॉक्टर लगा लेते हैं साहब। उसका रीज़न ये था कि जब आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, मैंने ये देखा है कि न्यूज़ एंकर्स को, शायद फिर भी पिछले दौर में थोड़ा सा न्यूज़ एंकर्स को सीरियस लिया जाता था। ये मेरा एक थोड़ा सा एहतजाज भी है और मुझे शिकायत भी है व्यूअर से। वो ये कि हमारे यहाँ जब मैं भी न्यूज़ पढ़ रही थी, लोग न्यूज़ सुनते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है, अब लोग न्यूज़ देखते हैं। एंकर को चाहे ये पता हो या ना पता हो कि वो क्या बोल रही है या बोल रहा है, उसको ये पता हो या ना पता हो कि उसने सवाल क्या करना है, लेकिन उसका अच्छा दिखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ। और हमारे अब के न्यूज़ एंकर्स, क्योंकि मुझसे जो जूनियर है, मैं उनको कोशिश करती हूँ, चाहे वो चाहे ना चाहे, कि मैं समझाऊँ कि तुम अपने कंटेंट पे ध्यान दो। तुम ये देखो कि तुम कितना पढ़कर आई हो या आए हो, बजाय इसके कि तुम ये देखो कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है जो हमारे यहाँ अभी भी मौजूद है। डॉक्टर का नाम इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उस प्रोफेशन में डॉक्टर के नाम के साथ कोई इतना सीरियस नहीं लेता। फिर एक स्टेज आई जब प्रोग्रामिंग की तरफ आई, तब मैंने सोचा, फिर मैंने कहा इतना साल गुजर गए, अब बताने का कोई फायदा नहीं है, अब जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन जो करीबी हल्का है उन सबको इस बात का पता है। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, तो एक और चीज, डॉक्टरी के साथ लड़की डॉक्टर हो और आप जैसी खूबसूरत हो, तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है लाइन बहुत खूबसूरत हूँ। चुरंगी तक जानी चाहिए थी रिश्तों की। तो क्यों यही सिलसिला कैसे रहा, और शादी का क्या इरादा, क्या प्रोग्राम? शादी का ये है कि मैं 1-1.5 साल से, तो खैर 1-1.5 साल पहले तक तो मैं टालती रही कि अच्छा करूँगी, अच्छा नहीं करूँगी। यूएस जब गई तब मैंने उसको बहुत अच्छा अपना अम्मा पापा को टालने का एक वो समझा हुआ था कि चलो वहाँ चली जाऊँगी तो 2-1 साल गुजर जाएंगे इस तरह। लेकिन अब ये कि जब से वापस आई हूँ तब से मेरी वालदा का थोड़ा सा है कि अब कहीं ना कहीं शादी करनी है। लेकिन 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं शादी करने के लिए।
या तो ख़वातीन बहुत पैसे वाले शख्स को देखती हैं, बहुत खूबसूरत शख्स को देखती हैं, बहुत स्टैब्लिश को देखती हैं। मेरी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस ये है कि अब इतने साल गुजरने के बाद इस प्रोफेशन के कुछ रूल्स हैं। अगर तो आपने अपने लाइफ पार्टनर को उन रूल्स के साथ एक्सेप्ट करना है, यकीनी तौर पर वो आपके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगी, लेकिन उन रूल्स के साथ आपने एक्सेप्ट करना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है। अगर आपने सिर्फ ये देखना है कि नहीं ये बंदा इस तरह सेट हुआ हुआ है और बस मुझे एक कामयाब शख्स मिल गया है, तो शायद अगर ये मैंने करना होता बहुत साल पहले बहुत मुझे अच्छे नहीं समझ ऑप्शंस रही कि थे। इसमें आप क्या कह रही हैं। इसका मतलब हाँ। ये है कि जिससे आपने शादी करनी है उसको आपके प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना और एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा? असल में होता ये कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे प्रपोजल्स के हवाले से भी, उनको बस बहुत हद तक ये होता था कि अच्छा एक टीवी एंकर है, टीवी पे आती है, अच्छी लगती है और बस हमने शादी करके घर ले आना है। वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है दो लाइफ पार्टनर्स की, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि आप जिससे भी शादी करें आपका उसके साथ इंटरेक्शन, बातचीत, सोच का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो उसके साथ आपके व्यूज़ एक्सचेंज होने और इस प्रोफेशन के कुछ जो तरीक़ाकार है वो उसको अंडरस्टैंड करने बहुत ज़रूरी है। सही। तो वो अगर मुझे शायद इस तरह का कोई शख्स मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। यानी इरादा जो है वो कंटिन्यू करने का है शादी करके भी? नहीं, लेकिन जब तक है कम से कम एक स्पेस में रहते हुए मैं कर सकूं। बिल्कुल ये सही। ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू करूं। बिल्कुल सही। अच्छा, और आगे क्या इरादे या रज़ाइम, इसलिए कि जैसे आपने खुद बताया आपने यूएस भी गई, आप वहाँ पे भी रही और वहाँ जाके भी आपने एक प्रोग्राम किया सना पाकिस्तानी, हाँ जी जी। तो वो बिल्कुल वो नहीं, एक पुराना प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें फौजी भाइयों के नाम उसमें अक्सर खत खूब आया करते थे इसको सुन के ना। बिल्कुल। और उसमें वो अक्सर अपने नाम कोई या फिर कोई भी लिखता है फलां परदेसी, तो हमें भी ऐसे लगता था सना परदेसी जो है ना वो इस वक्त मुखातिब है बात इस तरह कर के रही हैं। नाम को भी गौर किया गया था लेकिन वो रख नहीं सके थे। अच्छा, सही। तो कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा लगा, और फिर ये अब आके फाइनल डेस्टिनेशन क्या आपने अपना तय किया? वो एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत ज़बरदस्त था। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि भले बाहर की दुनिया में लोग आपको आपके काम की, आपके घंटों की जो आप उन्हें देते हैं सर्विसेज, आपको उसकी उजरत देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें क्वालिटी वर्क दें, आप अगर दिल लगाकर काम करें तो वो उसे अप्रिशिएट भी करते हैं, जबकि वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल नहीं होता। बज़ाहिर एशियंस को वहाँ ये समझा जाता है कि आपने सर्विसेज दी और आपको पे कर दिया गया, उनका एक टिपिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट है। लेकिन मेहनत करने वाले लोगों को दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ मेहनत करने वाले का और रगड़ा लगाया जाता है और खून पिया जाता है, अगर उसको आसान लफ्ज़ों में कह दूँ। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की कि पाकिस्तान में लोग वैसे घिस चुकी है ये बात, लेकिन इसमें हकीकत है कि पाकिस्तान में टैलेंट ज़्यादा है। हमारे यहाँ के नॉर्मल जहनियत के लोग भी जब बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेके आते हैं और उस पर बड़े हैरान होते हैं। यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे जो कि मैं यहाँ लेकर आई, लेकिन मेरी जो पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी मैं उसमें वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। कुछ ऐसी प्लानिंग्स, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स थी जो मैं चाहती थी कम से कम मीडिया के लोगों को करना। अब ये कि अब जहाँ नई जगह पर मैं मौजूद हूँ जाग टीवी के साथ, उसमें यह है कि मैंने स्टार्ट तो किया अभी अपने शो के साथ, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये प्लान है कि मैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लोअर लेवल पे ही सही, जितने मेरे पास बजट हो, मैं खोलूँ। उसमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के, उनको मैं ट्रेन करूँ कि आपने किस तरह कैमरे पे और बिहाइंड द कैमरा परफॉर्म करना आप है। बहुत अच्छी बात करिए। मेरा तो दिल चाहता है ये जो मैस्कॉम जितने यूनिवर्सिटीज़ में कराए जा रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी हो जी। कि वहाँ पे कोई ना कोई एक शख्स जो कि एसोसिएटेड हो टेलीविज़न या इस फील्ड के साथ, वो वहाँ जाके उन बच्चों को प्रैक्टिकल टिप्स दे सके। आप यकीन करो यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उन्होंने M.Com या B.Com कर लिया Qualified होता होते हैं, है qualified और होते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं होता कि ये फील्ड जो है ये क्या है और कैसे। मुझे बहुत दुख होता है अपनी इस निज़ाम तालीम पे, जिसमें आप बच्चों के हाथ में डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन उनके हाथ में ना हुनर है, ना उस डिग्री से जुड़ा हुआ जो काम है उसके बारे में उनको अथॉरिटी है, उनको कोई इस तरह से हासिल है, जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है उनके पास। मैंने कई ऐसे इंटर्न्स तो दूर की बात, जब हम कुछ हायरिंग्स के लिए इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, हमने कोई 100 के करीब इंटरव्यूज़ किए थे। आप बिलीव करें मुझे इस कदर अफसोस होता था और मैं इंटरव्यू में डांट भी देती थी। हालांकि कई लोग आप मुझसे डांटती हो? मेरे घर वाले कहते हैं ये बहुत डांटती है। हालांकि असल में क्योंकि मेरा ये मकसद होता है कि अगर आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं तो उसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि कोई और आपकी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें ये होता था कि उनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती थी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं या अगर आप जर्नलिज्म में आए, आपको ये नहीं पता कि अच्छे लिखने वाले कौन है,
कॉलम निगार कौन है, अच्छे टीवी चैनल्स के अच्छे एंकर्स कौन है, वो किस नाम से प्रोग्राम करते हैं। ये वो चीज़ें जो कि आम बच्चे को भी आप टीवी अगर 10 दिन दिखाएं तो उसे भी याद हो जाती है। वो इस किस्म की बेसिक चीज़ों से बिल्कुल मुबर्रा होते थे। तो इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत होती थी कि आप जर्नलिज्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं और सिर्फ ये देखें कि इसमें पैसा बहुत है आप आए, लेकिन आप इसके लिए कुछ मतलब एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। सही, और आपके अंदर लगन भी नहीं है वो। मतलब बस आप ये चाहते हैं कि किसी तरह बस काम निकले और हम पैसे कमाएं, तो ये माइंडसेट तोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा, जो यंगस्टर्स हैं, मैं क्योंकि कई सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में गई हूँ जो यूथ की थी, वो सीखना चाहते हैं, जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे वो कम पैसों में वो चीज़ सीख बिल्कुल सकें। सही, हाँ। 2 एक इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो। बिल्कुल सही। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबो खैर जनाब। आज सना मिर्ज़ा मेरी मेहमान है, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। और सना, मेरा ख्याल है जितनी आप खबरें हमें सुना चुकी हैं, हर बंदा आपसे मिलता होगा तो यही सबसे पहला सवाल होता होगा, और सुनाएं क्या खबरें हैं। ये सवाल भी होता है और दूसरा सवाल ये होता है कि हम न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं। अच्छा, सही। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। आप रिकमेंड करेंगी न्यूज़ एंकर बनना चाहिए? मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो फिर आप न्यूज़ एंकर अच्छे बन सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत हो या आप बड़े ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी हो, लेकिन नॉलेज सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा सना, आपने एफएम से शुरू किया था, आप एंटरटेनमेंट वाली साइड पे भी जा सकती थी, तो उस तरफ क्यों नहीं रुख हुआ? इत्तफाकन था ये भी या फिर ये इरादतन था? नहीं, इंटरटेनमेंट का ये है कि शायद फैमिली से वो सपोर्ट भी ना मिलती और शायद वो उसमें खुश भी ना होते। फिर ये कि मैं शायद मेरी अपनी शख्सियत भी ऐसी नहीं है कि मैं एंटरटेनमेंट में कंटिन्यू कर Fit in कर सकती। सकूं। एक आध दफ़ा मुझे ऑफ़र हुई थी ड्रामों वगैरह की, कमर्शियल्स की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं कर सकती। जो मेरे दिल में होता है वो मेरे मुंह पे होता है, लेकिन एक्टिंग में ये होता है कि आपको प्रिटेंड करना पड़ता है रोल के हिसाब बिल्कुल। से। तो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कुछ सवाल आप भी लिए बैठे हैं, क्या सवाल करना चाह रही हैं? मैंने जो सवाल करना था वो इन्होंने आंसर अभी कर दिया है क्या कि आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आती। एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आती? अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं आई एम नॉट गुड एट एक्टिंग। सही। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मेरा सवाल ये है मिस सना से कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए हैं और काफ़ी सारे जो एंकर पर्सन है उन्होंने चैनल्स चेंज किए हैं, आप अभी तक जियो पे ही हैं, क्या आपको कोई ऑफर नहीं आई? नहीं, या इन्होंने आपने भी खुद चेंज नहीं किया है। मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद तकरीबन कोई 10 साल का साथ रहा मेरा ऑन एंड ऑफ जियो के साथ, और मैंने भी रिसेंटली कुछ अरसे पहले, और मेरा शो अब जाग टीवी पे आता है, फॉर्मली CNBC पाकिस्तान जो चैनल है, और उसे तकरीबन कोई 1 महीना होने वाला है। सही, ठीक। और कोई सवाल? मेरा ये है कि जब शादी करेंगे ये मीडिया से होंगे या कोई बिजनेसमैन? मीडिया से होंगे? अच्छा, या मीडिया या बिजनेसमैन के दरमियान में और कोई लाइन नहीं? कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई सोशल वर्कर नहीं हो सकता, या बिजनेसमैन या वो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस मीडिया पर्सनालिटी नहीं होगी। उसकी वजह ये कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। हम कभी भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उन दोनों का आपस में जो कांटे का मुकाबला चलता है, कंपटीशन जो होता है वो घर से शुरू हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस वो मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुकी हूँ, तो इसलिए उसको दोबारा से बयान करने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसमें पीछे आप दीजिएगा, पीछे दीजिएगा। हाँ जी जी, कुछ बोलना? वो आप टीवी में आती हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं बेटे, आपने मैं गलत टीवी में कहा नहीं है। आती। इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें किसने कहा टीवी में आती है? तो रात को ख्वाबों में आती है सिर्फ। कहता मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, पीछे माइक दीजिएगा, वो भी कुछ पूछना चाह रही है। जी, Is that which profession do you enjoy most in your life? To be a doctor or to be an anchor? इसको उर्दू में कैसे कहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ में कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा एंजॉय करती हैं, एक डॉक्टर बनना या फिर एक एंकर पर? इन्होंने ये उर्दू बोली? वेरी गुड बेटे, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बनना या मैं वैसे थोड़ा सा मैंने गुफ्तगू में अपना जिक्र भी किया था कि डॉक्टर शायद बनने के बाद मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी, इसलिए मैं उस प्रोफेशन को सही मायनों में एंजॉय नहीं कर सकी।
उसके साथ ही मैं इस प्रोफेशन में कदम रख चुकी थी, तो मेरे ख्याल से अब मैं काफ़ी अर्सा गुजार चुकी हूँ, तो मीडिया शायद ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें मुझे काम करने में मज़ा आता है। बिल्कुल सही। सना, कुछ क्विक राउंड सेशन, कुछ चीजें आपसे तेज तेज पूछूंगी, उसके जवाब अल्लाह के- खैर करे। नहीं, बहुत आसान दीजिए। अच्छा। न्यूज रिपोर्टिंग या करंट अफेयर्स शो? न्यूज़ रिपोर्टिंग। कराची या इस्लामाबाद? अब इस्लामाबाद। अच्छा, अब इस्लामाबाद। मजबूत दिल, मजबूत इरादा, मजबूत दिल जहन या मजबूत आसाब? मजबूत आसाब और इरादा। आसाब और इरादा, सही। दिल और जहन, इस पे बात करते हैं अभी। सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक जागना? उफ, इस शो के लिए आने से पहले मैंने 20 दफा सोचा सुबह कैसे उठूंगी। सुबह उठने में मैं बहुत बुरी हूँ। सही। हामिद मीर या अबसार आलिम? नेम वन। तीसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं, हामिद मीर। हामिद मीर। हस्बैंड मालदार या हाईली क्वालिफाइड? हाईली क्वालिफाइड। सही। महंगाई का बढ़ना खतरनाक है या करप्शन का? करप्शन का। करप्शन का। गुस्सा निकाल देती हैं या दबा लेती हैं? दबा लेती हूँ। अच्छा। घर का काम मजबूरी से करती हैं या शौक से करती हैं? जिस दिन छुट्टी हो उस दिन शौक से करती हूँ। अच्छा। खाना बनाना या बाहर से खाना लाना? वीकडेज में बाहर से लाना। खिदमत करना या खिदमत करवाना? करना। किसकी? करना। मौका उतना शायद नहीं मिल पाता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फैमिली की खिदमत मैं खुद करूँ, सही। क्योंकि सिर्फ वालदा है मेरे साथ। सही। जीन्स या शलवार कमीज? जीन्स। सही। कॉफी या चाय? चाय। चाय। कराची बिरयानी या फिर पुलाव, मुर्ग पुलाव? बिरयानी, आई रियली मिस इट। यहाँ पर बिरयानी के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हैं। अच्छा। बेटी या बहू? बेटी। वाइट कॉलर जॉब या वाइट कोट? वाइट कोट। हेयर स्टाइल या आई मेकअप? आई मेकअप। यूएसए या दुबई? दोनों नहीं। पैसा या प्यार? प्यार। देश में रहना, पाकिस्तान में रहना या परदेश में रहना? नहीं, ऑफ कोर्स देश में रहना। सही। गजलें सुनना या रॉक म्यूजिक? डिपेंड्स, मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा। हॉलीवुड या बॉलीवुड? दोनों नहीं। दोनों नहीं। दोनों नहीं। You're not a film person? शुरू में बहुत अरसा पहले रहा, अब शौक खत्म हो गया। बिल्कुल, मैं रेयरली कोई फिल्म देखती हूँ। अच्छा। मैंने मेरे ख्याल से 3 सालों में आमिर खान की 2 मूवीज देखी हैं। 3 इडियट्स देखी थी, उसके बाद पीके देखी थी, और एक धूम 3 देखी थी। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। तो फिर जब आप खबरें नहीं पढ़ रही होती हैं, टेलीविजन पे हमें नहीं नजर आ रही होती, तो क्या कर रही होती? मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, अदरवाइज अम्मा की बातें भी बहुत सारी सुनती रहती हूँ कंटिन्यूअस। लेकिन ये कि फिल्म्स मैं बहुत कम देखती हूँ। मैं 3 घंटे कैमरे उसके टीवी के सामने बैठ के नहीं देख सकती। मूवी हो 1-1.5 घंटे देख ली, दैट्स इट। बट मैं 3 घंटे, मैं समझती हूँ वो 3 घंटे आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। अच्छा, कोई यू आर द ओनली चाइल्ड या और भी बहन भाई हैं? 2 बहनें बड़ी हैं और वो काफ़ी अर्सा पहले मैरिड हो चुकी हैं, तो सही। कोई 8-10 साल से मैं ही अपने फैमिली में अपनी पेरेंट्स के साथ रह रही थी। ठीक है। अब फादर भी नहीं रहे, तो अब सिर्फ मैं और मेरी मदर है। हाँ। तो उनकी जो तवज्जो और गुफ्तगू का जो मरकज होता है वो मैं ही होती हूँ, स्पेशली सही। अच्छी और बुरी दोनों तो गुफ्तगू। आप यूएस जब गई थी तो अम्मा अब्बा फिर अकेले थे पीछे? हाँ, असल में यूएस से आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, जिसके बाद मैंने आपने जो सवाल किया कि देश या परदेश, वो ये था कि जब तकरीबन 7-8 साल से हम तीनों इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन जिस 1 साल में मैंने ट्रैवल किया यूएस, कोई 7-8 साल के बाद, उसी 1 साल में मेरे फादर की डेथ हो गई। ओहो। तो फिर मैंने ये सोचा कि फिर ऐसे परदेश और ऐसे डॉलर्स का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप अपने फादर की डेथ पे ना आ सकें। तो बस वो उस एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने बिल्कुल वाइंड अप कर दिया। छोड़ दिया और आपने प्रेफर किया कि मैं वालदा के पास रहूं? हाँ, सही। और कम से कम पाकिस्तान में रहूँ, इससे ये होगा कि वो खुश ज़्यादा रहेंगी। सही, बिल्कुल सही। सो आप एक बहुत अच्छी बेटी भी हैं, इसका मतलब ये कि बहुत ज़िद्दी भी हूँ थोड़ी सी उनके ख्याल में। सही। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। आज हमारी सना मिर्ज़ा से मुलाकात रही, बहुत अच्छा लगा सना आपसे सुबह सुबह मिलना और खबरों के अलावा भी बातें आपसे सुनना। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि मुझे खुद भी आपसे मिलने का बहुत शौक था और ये मैं दिल से कह रही हूँ, इसलिए भी मैंने गला ख़राब होने के बावजूद भी रिफ्यूज़ नहीं किया। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। थैंक यू। इसलिए कि दुरुस्त लबो लहजे के साथ उर्दू, कुछ ऐसे लोगों को सही तलफ़ुज़, जिनके तलफ़ुज़ पे आपको यकीन हो कि ये लफ्ज़ अगर इन्होंने इस तरह से बोला है तो ये इस लफ्ज़ को चेक कर लेना चाहिए, बहुत कम लोग रह गए। एक ज़माना था जब खबरों का जो शोबा था वो इस मामले में मुस्तरद माना जाता था कि वहाँ से आप अपना तलफ़ुज़ और अदायगी जो है वो सीखते थे, लेकिन अब हमने हर एक चीज़ को चूँकि गड़बड़ कर दिया, ग्लैमराइज कर दिया है। हाँ, ग्लैमराइज कर दिया। बट आप भी तो बहुत ग्लैमरस खातून हैं, आप अपने आप को नहीं समझती हैं कि आप ग्लैमरस हैं? मैं समझती हूँ मैं अब ओल्ड एज ग्रुप में दाखिल हो गई हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे अक्सर लोग अब ये कहते हैं कि अब आप इतना अरसा हो गया, हालांकि जो दुनिया भर के चैनल्स हैं वहाँ पर 50 इयर्स अबव, 60 इयर्स अबव के भी, 40 इयर्स अबव के भी लोग न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, वो बड़े उसमें ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया, कहते हैं कि यार अब ये एंकर बहुत बूढ़ा दिखने लगा है, अब इसकी जगह किसी नौजवान चेहरे को लाना चाहिए। तो वो माइंडसेट थोड़ा सा जब तक चेंज नहीं होता तब तक शायद बेहतर पढ़ने वाले उस प्रोफेशन में कंटिन्यू ना अभी करें। गुफ्तगू के दौरान आपने कहा था कि आप मजबूत आसाब और मजबूत इरादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल कितना चीज़ों में दिल की मानती हैं और कितनी बातों पे दिमाग की चलती है, सोच समझ के मंसूबा साजी के साथ आप फैसले करती हैं? अच्छा, दिल में ये है कि मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं चाहे दोस्त हो या दुश्मन, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। फिर ये कि मैं किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई मेरे साथ बहुत बुरा भी करे, लेकिन अगर वो किसी वक्त किसी परेशानी में हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको उससे निकालने कि मैं उसकी मदद करूँ। फिर गैरों के साथ भी। लेकिन असाब और उसका ये है कि मैं जो फ़ैसला कर लूँ कि मैंने ये करना है वो मैं करती ज़रूर हूँ, और उस वक्त तक उसके पीछे लगी रहती हूँ जब तक कि वो हो ना जाए। तो मेरे ख्याल से दिल के बजाय असाब मेरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं किसी एक चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट करती ज़रूर हूँ। अच्छा, वो दिल ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस होता है जब आप गुजरते हैं किसी इमोशनल अटैचमेंट से, आपके साथ ऐसा हुआ वो जो दिल लगी या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं? मेरे ख्याल से कि जिस प्रोफेशन में हम हैं और उसके साथ जितना एक्सपोजर हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मिलता है, शायद ही कोई होगा जिसको ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हर एक्सपीरियंस से इंसान कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करता है, बजाय इसके कि आप उसकी नेगेटिविटी को तारी करें अपने ऊपर और आप ये कहें कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया और मैं बहुत ये था और मैं बहुत मजलूम था या थी। आप ये कहें कि जो हुआ इसमें अल्लाह की कोई मसलहत होगी, और अगर ये ऐसा ना होता तो ये मेरे नुकसान में होता। अल्लाह ने किसी बेहतरी की वजह से इस चीज़ को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया, और मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि अगर अल्लाह मुझे कुछ देगा इसके बदले में, वो इससे बहुत बेहतर देगा, क्योंकि मैं अल्लाह की पसंदीदा बंदी हूँ। हर इंसान जब ये सोचेगा कि मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, तो इसका मतलब वो मुझे ख़राब चीज़ नहीं दे सकता। तो बस ये जो एक सेटिस्फेक्शन है, ये मुझे इस चीज़ को इनकरेज करती है कि जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो सारी बातें आप कह रही हैं वो तमाम बातें उन जो सब लोग यहाँ बैठे हुए उनके भी अदरवाइज की किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए के बरक्स हैं, तो आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या रहा फिर सना? कैसे आप मतलब यहाँ तक पहुँची कि आपने 10 साल माशाल्लाह आपका एक जाना पहचाना नाम है न्यूज़ एंकरिंग में, आप मारूफ हैं इसमें? मेरा मानना ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मेहनत से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ फेजेस आपके करियर में आते हैं जब आप थक चुके होते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, आपके बॉसेस आपसे जानबूझ के भी ज़्यादा काम बाज़ औक़ात ले रहे होते हैं, कभी मजबूरन भी ले रहे होते हैं। एक तो ये कि काम से इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि वालिदैन की दुआएं नो डाउट बहुत किरदार अदा करती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कभी किसी का बुरा ना सोचें। जब आप किसी का बुरा सोचेंगे तो लोग अंडरस्टूड है कि आपका भी बुरा सोचेंगे। ये 3 चीज़ें अगर आप अपना लें तो लाख बुराइयों के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया सना, वंडरफुल हैविंग यू, नोइंग यू। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलना और आपका आना ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त आप लोगों से भी लेने का वक्त हो गया। दुआ हमेशा की तरह यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।